नमस्कार। बहजोई महाविद्यालय बहजोई के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर्स के समाजशास्त्र के छात्रों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का पर चर्चा करेंगे। द्वंद्वात्मक क्या है या द्वंद्ववाद क्या है? द्वंद्ववाद से जैसे तात्पर्य है कि दो यानी दो और एक वस्तु के प्रतिगामी दूसरी वस्तु का होना या एक तथ्य के या एक विचार के प्रति दूसरे विचार का होना। कार्ल मार्क्स ने यह विचार हीगल से लिया। हीगल ने ही सबसे पहले द्वंद्वात्मक सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था कि विचार होता है और एक विचार के प्रति विचार होता है, और जब दोनों में कोई ना कोई टकराव होता है तो पहले विचार की और दूसरे विचार की कुछ बातों को ले लिया जाता है और एक तीसरी चीज़ जो निकल कर आती है वो संवाद होता है। इसी को आधार मानकर जो है हीगल ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि किसी न किसी विचार का कोई न कोई प्रतिवाद होता है। यदि हम कहें, उदाहरण के लिए हम कहें कि सभी स्टूडेंट पास हो जाएं विश्वविद्यालय के, या जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, यदि हम कहें कि सभी छात्र पास हो जाएं, अब इसका प्रतिविचार क्या होगा यानी प्रतिवाद क्या होगा? प्रतिवाद ये होगा कि जिन्होंने पढ़ा वो भी पास, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पास। तो पढ़ने वाले को तो मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिला। तो इसके खिलाफ एक प्रतिवाद विचार आएगा कि नहीं, केवल पढ़ने वाले ही पास होने चाहिए, या जो मेहनत कर रहा है वही पास होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने में आदमी की ऊर्जा भी खत्म होती है, समय भी खत्म होता है और उसको मानसिक कष्ट भी होता है। और यदि इन तीनों चीज़ों के बदले में उसको कुछ भी एक्स्ट्रा कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो फिर वो क्यों मेहनत करेगा? तो इसलिए जो इस तरह की मेहनत करेंगे उनके भी मन में भी ये विचार जरूर आएगा कि सभी पास नहीं होने चाहिए, बल्कि पास वही होने चाहिए जिस व्यक्ति ने मेहनत की है। अब बात आती है तो फिर ये तीसरी चीज़ कैसे आएगी? तीसरी चीज़ जो संवाद है वो कैसे निकल कर आएगा? अब जिन्होंने पढ़ा वो पास कर दिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो फेल कर दिए। अब इसी में से एक निकल कर आएगा कि जो लोग पास होने लायक हैं उनको भी किसी न किसी ग्रेड से पास कर दिया जाए, इतने व्यक्तियों को फेल ना किया जाए उनका, क्योंकि समय तो उनका भी नष्ट हुआ है, ऊर्जा उनकी भी नष्ट हुई है, हो सके कि मानसिक जो संतुष्टि है उनको रही हो, लेकिन समय और ऊर्जा वो दोनों खर्च हुई हैं। तो ऐसे में सभी को फेल करना, या जो ऐसे व्यक्ति हैं उनको फेल करना अच्छी बात नहीं होगी। तो एक चीज़ निकल कर आएगी कि जैसे कोई बैक दे ले, इम्प्रूवमेंट दे, या उनको ग्रेस दे दिया जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें, तीसरी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो ये हीगल का कहना था कि कोई भी विचार होता है उसका कोई प्रतिविचार होता है, और जब दोनों विचारों में कोई टकराहट होती है या कोई द्वंद्व होता है तो उसमें से ही तीसरी चीज़ निकल कर आती है। इसको हीगल ने एक उदाहरण के तौर पर समझाया कि जैसे बीज होता है, बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से फिर वो उसी पौधा, और अब समझिए जैसे कोई बीज पृथ्वी में रोपा गया। अब पृथ्वी में रोपा गया तो पृथ्वी के अंदर जो उसकी सीलन है, जो उसके पानी की नमी है, वो उस बीज को गलाएगी, उस बीज को गलाने का जो प्रयास करेगी, लेकिन बीज भी अपने को बचाने का प्रयास करेगा और उस प्रयास में वो पौधा का अंकुर बनकर उगाता है।
और इसके रूप में वो एक वृक्ष बनता है। तो पृथ्वी क्या है या मिट्टी क्या है? एक विचार है, और उसका प्रतिवाद क्या है? एक बीज है। और जब दोनों में टकराहट हुई तो वह पौधा बनकर बाहर निकल आता है। तो उसी तरीके से समाज में वाद, प्रतिवाद और संवाद होता रहता है। कुछ समय के बाद यही जो संवाद है ये फिर से वाद बन जाता है, यानी फिर से इसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है या कमी दिखाई देने लगती है, तो फिर उसमें दूसरा विचार आता है, और इस तरीके से समाज का जो है स्तर जो है गतिमान बना रहता है। अब बात आती है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने इस चीज को तो स्वीकार किया कि द्वंद्ववाद होता है, विचार, लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस चीज को मना कर दिया कि कोई विचार होता है। वो केवल मैटर को ही या पदार्थ को ही वास्तविक मानते हैं कि पदार्थ ही अपने आप में विचार है, पदार्थ ही पैदा करता है विचारों को। इसलिए इनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यानी जो द्वंद्व तो होता है लेकिन वो मटेरियल में होता है, पदार्थों में होता है, पदार्थ ही विचार पैदा करते हैं। अब मान लिया कि अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो विचार आता है, यानी जैसे हम रेल में बैठ गए, रेल में बहुत भीड़ है, अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, ट्रेन में सवारी चढ़ने वाली है, तो जो सीट पर बैठा हुआ है उसके विचार दूसरे होंगे और जो बाहर खड़े हुए हैं वो दूसरे विचार होंगे। तो वो विचार किससे आ रहे हैं? उस मटेरियल से आ रहे हैं, उस सीट से आ रहे हैं, ना कि अपने आप कोई विचार पैदा उनके अंदर होता है या कोई आदर्शवाद की कोई स्थिति उनके अंदर होती है। तो कार्ल मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद को जो है किसके रूप में प्रतिस्थापित किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में प्रतिस्थापित किया, और ये कहने का प्रयास किया कि जो द्वंद्वात्मक भौतिक में उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मैंने हेगल के सिद्धांत को सिर के बल खड़ा पाया था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा किया है। यानी जो हेगल विचारों को महत्व देते हैं, मार्क्स किसको महत्व देते हैं? पदार्थ को महत्व देते हैं, मटेरियल को महत्व देते हैं, और वो कहते हैं कि विचार के चक्कर में जब कोई कुछ है ही नहीं, उनके आत्मा, परमात्मा, विचार, आदर्श, इनके चक्कर में हम अपने जीवन को जो है नष्ट कर रहे हैं, जबकि जो वास्तविक चीज़ों से हैं हम दूर हटते जा रहे हैं। जो पदार्थ हैं उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, जबकि पदार्थ ही वास्तविकता है। इस संसार की जो वास्तविकता है वो किस में है? पदार्थों में है, ना कि विचारों में है। और जिसके पास में मटेरियल होता है, पदार्थ होता है, विचार अपने आप उसी तरह के विचार हो जाते हैं। एक निर्धन व्यक्ति के विचार अलग होंगे और एक गरीब व्यक्ति के विचार अलग होंगे, एक पूंजीपति के विचार अलग होंगे और एक श्रमिक के विचार अलग होंगे। श्रमिक चाहेगा सुविधाएं मिले और जबकि पूंजीपति चाहेगा कि लाभ मिले। अब जब दोनों की टकराहट होगी तो क्या होगा? एक नई व्यवस्थाएं पैदा होकर सामने आएंगी, जिसको कार्ल मार्क्स ने वाद या भौतिकवाद कहा। मार्क्स ने कहा कि मेरे विचार हेगल से विपरीत ही नहीं बल्कि ज़्यादा तार्किक और चिंतनशील हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद की या मार्क्सवादी भौतिकवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वास्तविकता में जटिलता है। ये अनुमान करना कि विचारों से पदार्थ पैदा होते हैं, पदार्थ पहले आते हैं या विचार पहले आते हैं। अब मान लिया कि कोई स्टूल बना रहे हैं, तो स्टूल बनाने के लिए स्टूल बनाने का विचार पहले आता है या मटेरियल यानी लकड़ियां पहले आती हैं। यदि लकड़ी ना होती
तो हो सकता है कि हमारे मन में विचार भी ना आते, स्टूल बनाने का विचार या कुर्सी बनाने या मेज बनाने का विचार भी नहीं आते। लेकिन यदि हमारे सामने एक लकड़ी या लक्कड़ पड़ा है, हम उसको प्लेन करके मेज बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझना बड़ा ही जटिल है कि पदार्थ प्रमुख है या विचार प्रमुख है। दूसरी जो स्थिति है, दूसरी जो विशेषता है वो है कि भौतिकवाद जो है परिवर्तनशील है। जिस व्यक्ति, क्योंकि पदार्थ जो है, पदार्थ की जो शक्तियां हैं वो स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती हैं। जिस तरीके से समाज में परिवर्तन होता रहता है, उसी तरीके से भौतिकतावाद में भी परिवर्तन होता है। अगली जो विशेषता है कि परिणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की ओर भौतिकवाद है, यानी संख्या से गुणात्मक यानी गुणों के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, इन तीनों चीज़ों को कार्ल मार्क्स ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के साथ साथ में हेगल के जो मूलभूत सिद्धांत है विचार को, उन्होंने विचार के स्थान पर क्या रख दिया, उन्होंने पदार्थ रख दिया। तो हेगल को समझने के लिए या मार्क्स को समझने के लिए केवल एक ही चीज़ को यदि हम ध्यान रख लें कि जहाँ पर हेगल विचार की बात करता है, वहीं उसी स्थान पर यदि हम पदार्थ को रख दें तो वे मार्क्स के विचार हो जाएंगे। मार्क्स के अनुसार पदार्थ ही प्रमुख है, पदार्थों से ही विचार आता है। ये उनकी प्रमुख द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो आज हमने समझा कि द्वंद्वात्मक क्या है, किसी भी विचार या किसी भी वस्तु का प्रतिगामी कोई ना कोई चीज़ होती है। ये मानकर चलता है द्वंद्वात्मक कि दो चीज़ें होती हैं और दो चीज़ें, एक चीज़ का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, एक चीज़ का दूसरा कोई ना कोई प्रतिगामी होता है। यदि कोई गेंद प्लेन ज़मीन पर लुढ़क रही है तो उसके विरुद्ध कोई ना कोई घर्षण बल भी काम करता है। ऐसा नहीं कि वो गेंद काफ़ी दूरी तक जो है इसी तरीके से चलती चली जाएगी, उसके विरुद्ध भी कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई बल कार्य करता है। वो घर्षण बल के रूप में कार्य करता है और कहीं ना कहीं जाकर उस गेंद को रोक देगा। तो ये दूसरी चीज़ हमने देखा कि मार्क्स और हेगल के विचारों में हम केवल इतना ही परिवर्तन कर ले कि जहाँ पर हेगल ने विचार को प्रमुखता दी, वहीं पर मार्क्स ने मटेरियल या पदार्थ को महत्वपूर्ण स्थान दिया। हेगल कहते हैं समाज का जो संचालन होता है वाद, प्रतिवाद और संवाद से होता है, वहीं पर मार्क्स कहते हैं कि पदार्थों में भी इसी तरह की प्रतिक्रिया होती है। पदार्थों के आधार पर ही विचार पैदा होते हैं और विचारों के प्रति विचार पैदा होते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। धन्यवाद।